हेलो एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के 7 चैप्टर इक्विलिब्रियम के थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 27th वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम बफर सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि शुद्ध जल की pH 7 होती है, अर्थात वह ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। यदि हम शुद्ध जल में थोड़ा सा अम्ल मिला देते हैं तो वह अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाता है और उसकी pH 7 से कम हो जाती है। इसी प्रकार से शुद्ध जल में यदि हम थोड़ा सा क्षार मिला देंगे तो वह क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाएगा और उसकी pH 7 से अधिक हो जाएगी। इसी आधार पर हमारा बफर सॉल्यूशन है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें यदि हम थोड़ा सा अम्ल या क्षार मिलाएं और उसकी pH चेंज ना हो, ऐसे विलयन को हम बफर विलयन कहते हैं। बफर विलयन की डेफिनेशन आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखी हुई देख सकते हैं। अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर जिस विलयन की pH आरक्षित अर्थात रिजर्व रहती है, अर्थात परिवर्तित नहीं होती है, बफर विलयन कहलाता है। तो हमने यहाँ पर यह सीखा कि बफर विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिनमें थोड़ी सी मात्रा में अम्ल या क्षार मिला देने पर उनकी pH परिवर्तित नहीं होती है। ऐसे बहुत से सॉल्यूशंस नेचर में पाए जाते हैं, जिसका एक अच्छा उदाहरण ब्लड या रक्त है। हम और आप प्रतिदिन कुछ खट्टा खाते रहते हैं। आप जानते हैं खट्टे पदार्थ जो होते हैं वह अम्ल होते हैं, लेकिन खट्टे पदार्थ को खाए जाने के बाद भी हमारे रक्त की pH आरक्षित रहती है, वह परिवर्तित नहीं होती है। आइए बफर विलयन की प्रॉपर्टीज अर्थात गुणों का अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी बफर विलयन की अम्लता, एसिडिटी अथवा बेसिसिटी, जैसे हम क्षारकता कहते हैं, आरक्षित होती है, वह चेंज नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, बफर विलयन अपने pH परिवर्तन का विरोध करते हैं। जब हम किसी बफर विलयन में अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार डालते हैं तो उसकी pH परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात वह अपने pH परिवर्तन का विरोध करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, बफर विलयन में अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर अम्ल या क्षार का प्रभाव निरस्त हो जाता है। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, यदि हम किसी विलयन में अम्ल मिलाते हैं तो वह अम्लीय हो जाता है और यदि किसी उदासीन विलयन में हम क्षार मिलाते हैं तो वह क्षारीय हो जाता है। लेकिन बफर विलयन इस प्रकार का नहीं होता है। उसमें यदि हम अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाते हैं तो उसमें मिलाने वाले अम्ल और क्षार का प्रभाव निरस्त हो जाता है। आइए बफर विलयन के प्रकारों की बात करते हैं। बफर विलयन दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय बफर और क्षारीय बफर। इनकी क्या डेफिनेशंस है, इनको समझने का प्रयास करते हैं। बफर विलयन दो प्रकार का होता है। पहला बफर विलयन अम्लीय बफर विलयन है। इसकी डेफिनेशन आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखी हुई देख रहे होंगे। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल की प्रबल क्षार की क्रिया फलस्वरूप बना प्रबल लवण का मिश्रण अम्लीय बफर विलयन कहलाता है। यहाँ पे मैं दो शब्दों को हाईलाइट कर देता हूं, दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल की जब हम प्रबल क्षार से क्रिया कराते हैं तो प्रबल लवण बनता है। इन दोनों का जो मिश्रण होता है वह अम्लीय बफर विलयन कहलाता है। यहाँ पर CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है। इस दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया यदि हम किसी प्रबल क्षार जैसे कि NaOH से करा दें तो हमको प्रबल लवण मिलेगा और जल मिलेगा। ये जो प्रबल लवण है CH3COONA, ये प्रबल लवण है और ये वाला जो है दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल का ही प्रबल लवण, इन दोनों का जो मिश्रण होता है वह अम्लीय बफर विलयन कहलाता है। तो सामने आप क्षारीय बफर विलयन की डेफिनेशन लिखी हुई देख सकते हैं, जो कि बहुत कुछ अम्लीय बफर विलयन से मिलती जुलती है। दुर्बल क्षार तथा दुर्बल क्षार की प्रबल अम्ल की क्रिया फलस्वरूप बना प्रबल लवण का मिश्रण क्षारीय बफर विलयन कहलाता है। यहाँ पे मैं दो शब्दों को हाईलाइट कर देता हूं, दुर्बल क्षार और दुर्बल क्षार की क्रिया हम कराएंगे प्रबल अम्ल से तो हमें प्रबल लवण मिलेगा। तो ये जो है प्रबल लवण, इन दोनों का मिश्रण क्षारीय बफर विलयन कहलाता है। सामने आप एग्जाम्पल लिखा हुआ देख रहे होंगे, NH4OH
NH4OH की यहाँ पर हमने HCl से अभिक्रिया करा दी, तो यहाँ पर प्रबल लवण बनेगा। ये जो प्रबल लवण बना NH4Cl और NH4OH, इन दोनों का मिश्रण क्षारीय बफर विलयन कहलाता है। तो ये जो अम्लीय बफर विलयन होते हैं, क्षारीय बफर विलयन होते हैं, जब हम इसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाते हैं तो ये अपनी pH परिवर्तन का विरोध करते हैं। आइए ये कैसे होता है इस क्रिया विधि को समझने का प्रयास करते हैं। तो जब आप अम्लीय बफर विलयन और क्षारीय बफर विलयन की क्रिया विधि को समझने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जिसे कि हम समान प्रभाव कहते हैं। समान प्रभाव हमने अपने वीडियो लेक्चर में समझाया हुआ है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अम्लीय बफर विलयन की क्रिया विधि और क्षारीय बफर विलयन की क्रिया विधि को समझने से पहले एक बार आप अवश्य समान प्रभाव वाला टॉपिक देख लीजिएगा, जैसे कि आपको कोई आगे कठिनाई ना हो। तो जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, अम्लीय बफर विलयन का हमने एग्जाम्पल ले रखा है CH3COOH और CH3COONA का मिश्रण अम्लीय बफर विलयन कहलाता है। यहाँ पर जो CH3COOH अर्थात एसिटिक अम्ल है वह दुर्बल अम्ल है, जबकि उसके साथ जो हमने CH3COONA सोडियम एसिटेट ले रखा है वह प्रबल लवण है। आप जानते हैं कि दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार या दुर्बल विद्युत अपघट्ट या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब एक ही बात है। वह होते हैं जो 30% से कम आयनित होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स या प्रबल विद्युत अपघट्ट वह होते हैं जो 30% से अधिक आयनित होते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रखिएगा कि समान प्रभाव क्या होता है और प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं। मैं एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ। प्रबल विद्युत अपघट्ट वह होते हैं, चाहे वो अम्ल हो, चाहे क्षार हो, चाहे लवण हो, जो कि विलयन में 30% से अधिक आयनित होते हैं, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्ट वह होते हैं जो कि 30% से कम आयनित होते हैं। एक बार समान प्रभाव को भी यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। दो विद्युत अपघट्टों में या दो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आयन कॉमन होता है उसको हम समायन कहते हैं। समायन की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्ट के आयन की मात्रा घट जाती है, इसको हम समान प्रभाव कहते हैं। इसको हमने बहुत डीपली अपने वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको अवश्य देख लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं अम्लीय बफर विलयन के स्पष्टीकरण की। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है। ये इस प्रकार से वियोजित होता है CH3COOH CH3COO आयन प्लस H आयन, जबकि CH3COONA सोडियम एसिटेट एक प्रबल विद्युत अपघट्ट है। ये इस प्रकार से आयनित होता है CH3COONA CH3COO आयन प्लस Na आयन। जब ये दोनों अलग अलग बीकर में होंगे तो जो सोडियम एसिटेट है जो कि प्रबल विद्युत अपघट्ट है वो बहुत अधिक आयनित होगा, 30% से अधिक आयनित होगा, जबकि जो एसिटिक एसिड है CH3COOH जो कि एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है वह बहुत कम आयनित होगा, उसके आयन की मात्रा 30% से कम होगी। लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो समान प्रभाव हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही एसिटेट आयन कॉमन है और आप जानते हैं समायन की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्ट के आयन की मात्रा घट जाती है, यानी कि एसिटिक एसिड कम आयनित होगा। तो यहाँ पर जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है एसिटिक अम्ल, उसके आयन पर हम द्रवनुपाती क्रिया का नियम अप्लाई कर देते हैं। AA = CH3COO आयन का सक्रिय द्रव्यमान इंटू H आयन का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन CH3COOH का सक्रिय द्रव्यमान। यहाँ पर Ka अम्ल के वियोजन स्थिरांक है, H आयन का सक्रिय द्रव्यमान यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं। H आयन का सक्रिय द्रव्यमान बराबर Ka CH3COOH का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन एसिटेट आयन का सक्रिय द्रव्यमान। इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। समीकरण नंबर 1 से स्पष्ट है कि यदि एसिटेट आयनों का सक्रिय द्रव्यमान बढ़ेगा तो H आयनों का सक्रिय द्रव्यमान घटेगा, क्योंकि दोनों में विपरीत संबंध है। H आयन का सक्रिय द्रव्यमान जब घटेगा तो Ka जो कि अम्ल का वियोजन स्थिरांक है उसको स्थिर रखने के लिए एसिटिक एसिड भी घट जाएगा, उसका आयनन भी कम हो जाएगा। और ऐसा ही होता है जब आप
एसिटिक अम्ल में सोडियम एसीटेट मिलाते हैं तो एसीटेट आयन हमको ज्यादा मिलते हैं। एसीटेट आयनों के ज्यादा मिलने से एच आयन का शक्ति द्रव्यमान कम हो जाता है। एच आयन का शक्ति द्रव्यमान जब कम हो जाएगा तो स्थिरांक को कांस्टेंट रखने के लिए, के को स्थिर रखने के लिए एसिटिक एसिड भी कम आयनित होगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एसिटिक एसिड का शक्ति द्रव्यमान थोड़ा सा कम हो जाएगा। यदि हम इसमें थोड़ा सा अम्ल मिलाते हैं तो उस अम्ल का प्रभाव निरस्त होना चाहिए जिससे कि इसका पीएच चेंज ना हो। तो अम्ल के रूप में हमने यहाँ पर HCl ले लिया। HCl H आयन और Cl आयन में आयनित होगा और इसका प्रभाव यहाँ पर निरस्त होना चाहिए, तभी ये बफर बिल्डिंग की तरह कार्य करेगा। अर्थात H आयन भी कहीं ना कहीं यूज होने चाहिए और Cl आयन भी कहीं ना कहीं यूज होने चाहिए और इस प्रकार से यूज होने चाहिए, प्रयोग होने चाहिए कि पीएच पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो अब हमने एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट इन दोनों के मिक्सचर में थोड़ा सा हमने अम्ल डाल दिया। तो ये अम्ल के आयन से उत्पन्न जो H आयन है जिन पर की धन आवेश है वह मिक्सचर के ऋण आयनों से क्रिया करेंगे और ऋण आयनों के रूप में यहाँ पर एसीटेट आयन है। तो ये जो H आयन उत्पन्न हुए हैं वो एसीटेट आयनों से क्रिया कर जाएंगे और एसिटिक एसिड बन जाएगा। एसिटिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है, इसके बनने से पीएच पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इस प्रकार जो HCl के मिलाने से जो H आयन उत्पन्न हुए थे वो पूर्ण रूप से निरस्त हो गए, उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ। जो Cl आयन है जिन पर की ऋण आवेश है वह मिक्सचर में उपस्थित धन आयनों से क्रिया करेंगे। धन आयनों के रूप में H आयन है और Na आयन है। अब ये Cl आयन खुद ही H आयनों से उत्पन्न हो रहे हैं तो मिक्सचर के H आयन से क्रिया ना करके Na आयन से क्रिया करेंगे और जब ये Na आयन से क्रिया कर जाएंगे तो लवण बनेगा NaCl और लवण के बनने से पीएच पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर समझा कि जब हम अम्लीय बफर विलयन में अल्प मात्रा में अम्ल मिलाते हैं तो उसकी पीएच पर कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि उत्पन्न होने वाले H आयन दुर्बल अम्ल बनाते हैं और उत्पन्न होने वाले Cl आयन लवण बनाते हैं, जिससे कि अम्लीय बफर विलयन की पीएच अपरिवर्तित रहती है। इसी प्रकार से यदि हम इसमें थोड़ा सा क्षार डालते हैं तो क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। अभी क्षार के रूप में हमने अम्लीय बफर विलयन में NaOH डाला है। NaOH Na आयन और OH आयन में वियोजित होगा। इसके Na आयन भी यूज होने चाहिए, प्रयोग होने चाहिए और इस प्रकार से प्रयोग होने चाहिए कि अम्लीय बफर विलयन की पीएच अपरिवर्तित रहे और इसी प्रकार से जो OH आयन है वह भी प्रयुक्त होने चाहिए और इस प्रकार से प्रयुक्त होने चाहिए कि उनकी पीएच अपरिवर्तित रहे। तो जब हम अम्लीय बफर विलयन के मिश्रण में NaOH डालेंगे तो NaOH के आयन से उत्पन्न Na आयन अर्थात धन आयन ऋण आयनों से क्रिया करेंगे और ऋण आयनों के रूप में एसीटेट आयन है और जब ये एसीटेट आयनों से क्रिया कर जाएंगे तो सोडियम एसीटेट बनेगा। सोडियम एसीटेट एक लवण है और आप जानते हैं कि लवण की पीएच 7 होती है। इस प्रकार से NaOH का जो Na है उसने अम्लीय बफर विलयन की पीएच में कोई परिवर्तन नहीं किया। अब बचे OH आयन। OH आयन ऋण आवेशित है, ये धन आयन से क्रिया करेंगे या ऐसा कह सकते हैं कि ये ऋण आयन मिश्रण में उपस्थित धन आयनों से क्रिया करेंगे। अब धन आयनों के रूप में H आयन है और Na आयन है। Na आयनों से तो ये स्वयं ही उत्पन्न हो रहे हैं तो Na आयन से तो क्रिया ना करेंगे, H आयन से क्रिया करेंगे और जल का निर्माण करेंगे। जल बहुत कम आयनित होता है, उसके आयनन से यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इस प्रकार जब हमने अम्लीय बफर विलयन में कोई क्षार डाला यानी NaOH डाला तो उसकी पीएच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ पर हमने स्पष्टता ये समझ में आ गई हमारी बात कि अम्लीय बफर विलयन अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा डालने पर अपने पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं। आइए अम्लीय बफर विलयन के लिए पीएच का फॉर्मूला डेवलप करते हैं। आप जानते हैं कि पीएच H आयनों पर डिपेंड करती है और हमने यहाँ पर समीकरण नंबर 1 की सहायता से अम्लीय बफर विलयन के H आयन
को काउंट कर रखा है। HIN की सांद्रता इज इक्वल टू Ka जो है वो अम्ल का बीजोड़ स्थिरांक है इनटू एसिटिक एसिड का सक्रिय द्रव्यमान जो कि दुर्बल अम्ल है, और एसिटेट आयनों का सक्रिय द्रव्यमान। एसिटेट आयन बहुत अधिक मात्रा में हमको सोडियम एसिटेट से प्राप्त होंगे, क्योंकि सोडियम एसिटेट यहाँ पर प्रबल लवण है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एसिटेट आयनों का सक्रिय द्रव्यमान होगा वो सोडियम एसिटेट अर्थात लवण का सक्रिय द्रव्यमान होगा। तो समीकरण नंबर 1 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, HIN का सक्रिय द्रव्यमान बराबर Ka C अम्ल यानी कि अम्ल की सांद्रता अपॉन C लवण की सांद्रता। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ जो ये एसिटेट आयन है ये बहुत अधिक मात्रा में इस लवण से अर्थात CH3COO सोडियम एसिटेट से उत्पन्न होंगे, क्योंकि ये यहाँ पर प्रबल विद्युत अपघट्य है। पीएच का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, पीएच बराबर माइनस लॉग HIN की सांद्रता माइनस लॉग मान लगा दीजिएगा HIN की सांद्रता का Ka प्लस लॉग C अम्ल का सक्रिय द्रव्यमान बटे C लवण का सक्रिय द्रव्यमान। इस माइनस के अंदर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पीएच बराबर माइनस लॉग Ka माइनस लॉग C अम्ल बटे C लवण। इस माइनस की हमने इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो हमको माइनस लॉग Ka माइनस लॉग C अम्ल बटे C लवण प्राप्त हुआ। माइनस लॉग Ka को हम pKa कह सकते हैं और इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं प्लस लॉग C लवण। इसको ऊपर पहुंचा दीजिए लवण को, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस के स्थान पर प्लस कर दिया है, बटे C अम्ल। तो इस प्रकार से हम अम्लीय बफर विलयन के पीएच की गणना कर सकते हैं। हमको अम्ल का pKa ज्ञात होना चाहिए और साथ में ही लवण की सांद्रता और उस अम्ल की सांद्रता ज्ञात होनी चाहिए, तो हम अम्लीय बफर विलयन के पीएच को काउंट कर सकते हैं। तो अम्लीय बफर विलयन के लिए पीएच किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो फॉर्मूला यहाँ पर हमने डेवलप कर लिया। पीएच बराबर pKa प्लस लॉग लवण की सांद्रता बटे अम्ल की सांद्रता। ठीक इस प्रकार से हम क्षारीय बफर विलयन के लिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्षारीय बफर विलयन में यदि हम अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाते हैं तो उसका पीएच परिवर्तित क्यों नहीं होता है, या वह अपने पीएच परिवर्तन का किस प्रकार से विरोध करता है, या उसकी पीएच किस प्रकार से आरक्षित रहती है। और यहाँ पर हम क्षारीय बफर विलयन के लिए POH को काउंट कर सकते हैं। सिमिलर फॉर्मूला है POH बराबर pKb प्लस लॉग C लवण बटे C क्षार। इसी प्रकार से हम जैसे हमने अम्लीय बफर विलयन के लिए एक्सप्लेन किया और उसका पीएच ज्ञात किया, क्षारीय बफर विलयन के लिए भी POH को डेवलप कर सकते हैं। और यदि हमको क्षारीय बफर विलयन की पीएच ज्ञात करनी होगी तो हम जानते हैं कि पीएच और प्लस POH इक्वल टू 14 होता है, तो हम क्षारीय बफर विलयन की POH से पीएच भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इस प्रकार ये जो चैप्टर है 7th चैप्टर जिसके कि हम थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रहे थे वो भी यहाँ पे सभी कंप्लीट होते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए हमने एक अपनी वीडियो सीरीज लगा रखी है जिसमें हमने अभी तक सभी एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिए हैं और अब हम इसके बाद एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। तो आपको अगर एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स क्लियर करने हैं तो न्यूमेरिकल्स की वह वीडियो लेक्चर सीरीज आपको देखनी होगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने यहाँ पर 7th चैप्टर के 27 वीडियो लेक्चर बनाए और एक एक करके हमने सभी थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर डिस्कस करे। आप इन वीडियो लेक्चर्स को अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं, आप इनको बार बार देख सकते हैं और यदि कोई कठिनाई या परेशानी आती है तो आप उनको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ भी सकते हैं।